गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, भारत और मलेशिया के रिश्तों की अगर हम बात करें तो थोड़ा इनमें हमेशा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। मोस्टली अगर हम बात करें, हमारे रिश्ते अच्छे ही रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा दोनों का फोकस था नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऊपर, भारत का भी मलेशिया का भी। तो इस वजह से रिश्ते अच्छे स्टार्ट हुए। फिर भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, जिसको आज के टाइम के ऊपर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमने यहाँ पे इसको तब्दील किया हुआ है, उससे हमारी जो एंगेजमेंट थी मलेशिया के साथ वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुई। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो मलेशिया बन जाता है। हालांकि कुछ कंसर्निंग चीज़ें भी रहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जब कश्मीर का मुद्दा हुआ था आर्टिकल 370 का, तो मलेशिया ने काफ़ी कमेंट किए थे उसके रिगार्डिंग। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग हमारे इंटरनल मैटर्स में कुछ कमेंट किए थे। फिर इनफैक्ट उसी टाइम के रिगार्डिंग हमारा जो पाम ऑयल के रिगार्डिंग भी कंसर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिले थे, क्योंकि हम भारी मात्रा में पाम ऑयल वहाँ से मंगाते हैं। तो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग ना कंसर्न्स रहे थे। पर अब भारत और मलेशिया यहाँ पर पैक्ट उनके बीच में साइन हुआ है, ताकि अपने जो रिश्ते हैं उनको हम और बेहतर कर पाएँ। तो कुआलालंपुर में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और जो मलेशियन पीएम है, उन्होंने यहाँ पर कोशिश करी कि कैसे और अपने ट्रेड को बेहतर करें। साथ ही साथ ये जो ट्रेड होगा ये लोकल करेंसीज के अंदर भी होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो भारत जो बात करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए, ये करंट रियलिटी को नहीं दिखाता। एंड भारत को भी परमानेंट सीट यहाँ पे मिलनी चाहिए, तो उसको भी यहाँ पे मलेशिया सपोर्ट करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस रिश्ते को बहुत ही स्पेशल ऐसा कहा। एंड दोस्तों, हमारे जो आसियान देश हैं उनके साथ एंगेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी क्रिटिकल एरियाज जैसे आपका डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, इनके अंदर चीज़ें बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को और इम्प्रूव करने के लिए दोनों देशों ने यहाँ पर एग्रीमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे साइन किए हैं। दोस्तों, डेट है आज की 9 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों, हमारा ये जो ओनली आईएएस यूपीएस चैनल है ना, इस चैनल के ऊपर हमारी जो रिवीजन सीरीज़ है वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। जैसे स्टार्टिंग होगी 11th ऑफ फरवरी से, जहाँ पर इंडियन पॉलिटी को डिस्कस किया जाएगा। फिर ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर एक दिन के अंदर एक एक सेशन जो होगा वो अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं वो लेंगे एंड आपको क्विकली रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ओनली एस यूपीएस चैनल पे इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। दरअसल में वीकेंड पे ये पॉलिसी हमें देखने को मिली, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इस बार डिसीजंस क्या क्या आए। देखो, आप लोगों को स्टैटिक पार्ट तो हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है एमपीसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आप लोग जानते होंगे कि जो एमपीसी थी ना वो 2016 में बनी थी एज अ स्टेचुटरी बॉडी अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। अब इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। इन 6 में से 3 मेंबर तो आपके आरबीआई की तरफ से आते हैं और बाकी 3 को जो सरकार है वो नॉमिनेट करती है। जो आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर आएंगे ना, उनमें एक तो आरबीआई गवर्नर होते हैं जो इस कमेटी के चेयरपर्सन भी होंगे। फिर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो होंगे, और एक आपके आरबीआई के ही ऑफिशियल होते हैं। तो इस तरह से 3 आरबीआई और 3 सरकार नॉमिनेट करती है। ध्यान रखिएगा, ये जो 3 मेंबर सरकार नॉमिनेट करती है ना, इनका 4 साल का कार्यकाल होता है और एक मीटिंग होने के लिए 4 मेंबर्स का होना जरूरी है। दैट इज द कोरम। इनका काम यही होता है कि आखिर ये जो रेपो रेट है ये सेम रहना चाहिए, कम करना है, बढ़ाना है, ताकि जो हमारा इन्फ्लेशन है ना वो दरअसल में हमारा इस रेंज के अंदर बना रहे, जिसको हम जानते हैं 4 ± 2%। ठीक है ना? यानी कि इस रेंज के अंदर हमारा यहाँ पे इन्फ्लेशन, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन जो है वो इस रेंज में यहाँ पे रहना चाहिए। ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट दरअसल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया गया है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो कोई आपसे पूछे टारगेट कौन सेट करता है, तो सरकार सेट करती है। हाँ, उसको टारगेट सेट करते समय आरबीआई कंसल्ट जरूर करती है, पर इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पे इस टारगेट को सेट करती है हर 5 साल बाद। राइट, ऐसा हमें यहाँ पे उर्जित पटेल कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया था एंड उसी बेसिस पे हमने ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो फ्रेमवर्क है हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया। अब होता क्या है, जो भी यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे दिया जाता है वो मेजोरिटी वोटिंग के हिसाब से होता है। ठीक है, कि जहाँ पर मेजोरिटी होगी। पर अगर मान लो टाई आ गया, जैसे मान लो 3 लोगों ने फेवर में बात की, 3 लोगों ने अगेंस्ट में बात करी, तो उस केस में हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उनके पास क्या होता है, कास्टिंग वोट। वो दोबारा वोट करेंगे एंड जहां उन्होंने वोट किया वो यहाँ पे डिसीजन मान लिया जाएगा। जो एमपीसी के डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग माने जाते हैं आरबीआई के ऊपर, यानी कि आरबीआई वैसा इंप्लीमेंट फिर करेगा ही। एंड साथ ही साथ
एमपीसी को कम से कम साल में 4 बार मिलना है। देखो कानून में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है दैट एमपीसी इज़ रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। वो अलग बात है कि वो साल में 6 बार मिल लेते हैं, पर देखो कानून के हिसाब से कम 4 बार मिलना होता है, कम से कम 4 बार। जितनी बार ज़्यादा बार जितनी बार मर्ज़ी मिले, पर कम से कम 4 बार तो मिलना ही है। नॉर्मली वो हर 2 महीने बाद मिलते हैं, तो साल में 6 बार नॉर्मली वो मिल लेते हैं। अब इस बार मिले तो क्या-क्या बातें हुई? सबसे पहली बात तो देखो रेपो रेट को 5.25% ही रखा गया। बाकी अगर हम बात करें स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी रेट की, ये 5% है। बेसिकली पता क्या है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को पैसा लोन देता है, ठीक है ना? और अगर बैंकों को अपना कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा कराना होता है आरबीआई के पास, तो स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी में होता है, जहाँ के कोई कोलैटरल नहीं होता। तो ये 5% पे यहाँ पे आपको एसडीएफ रेट देखने को मिलेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.5% एंड इवन आपका बैंक रेट भी 5.5% ही आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो रेपो रेट में कटौती करी गई ना, यहाँ सबने एग्री किया कि हाँ, सॉरी नॉट कटौती नहीं, रेपो रेट को सेम रखा गया। यहाँ सबने एग्री किया कि हाँ, रेपो रेट 5.25% ही रखना चाहिए। पर साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टैंस की भी बात की जाती है कि आगे हम क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ अवर फ्यूचर आइडिया, कि हमें आगे जाके क्या करना है। तो यहाँ पर 5 मेंबर्स ने न्यूट्रल स्टैंस किया एंड 1 मेंबर ने यहाँ पे बात करी अकोमोडेटिव स्टैंस की। उनका कहना ये था कि देखो आगे जाके हमें और रेपो रेट को कम करना चाहिए, जबकि बाकी 5 मेंबर्स की बात थी कि आगे जाके देखेंगे कि कंडीशन कैसे इवॉल्व होती है, उसके बेस के ऊपर हम कंसिडर करेंगे कि क्या करना है रेपो रेट के साथ। बाकी इन्होंने और बातें भी बताई, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट एफवाई 2026 के लिए इन्होंने 7.4% प्रिडिक्ट करी है। एंड सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो नवंबर के अंदर 0.07 था एंड दिसंबर 2025 में 1.3%। तो जो हमारा वो रेंज है ना 4 प्लस माइनस 2%, उस रेंज से नीचे आपको हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी फूड इन्फ्लेशन तो बल्कि डिफ्लेशन में है, यानी कि फूड के प्राइसेस तो कम हो रहे हैं, फ्यूल इन्फ्लेशन थोड़ा-सा हमें देखने को मिलता है। अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें, आप लोग जानते होंगे कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हेडलाइन में से अगर हम फूड और फ्यूल जो कि वोलेटाइल आइटम्स हैं, अगर हम इनको माइनस कर देते हैं, हमारे पास कोर इन्फ्लेशन आता है। तो कोर इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक स्टेबल ही हमें देखने को मिल जाएगा। गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स के दाम थोड़े ऊपर-नीचे हो रहे हैं एंड उस वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि इन प्रेशियस मेटल्स के प्राइस की वजह से आपका हल्का-सा इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ एक्सटर्नल हेडविंड्स हैं। हेडविंड मतलब कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड के रिगार्डिंग था, पर अभी हमने कुछ सक्सेसफुल ट्रेड डील्स हमने करी हैं, यूएसए के साथ करी है, हमने ईयू के साथ करी है, उससे कहीं न कहीं आउटलुक हमारा इम्प्रूव हुआ है। बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चलेगी, खासकर डोमेस्टिक कंज़म्पशन हमारा अच्छा चल रहा है एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए हमारा जो पॉलिसी रेट अभी चल रहा है, ये एमपीसी के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये कुछ बातें थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जो हमें डिस्कस करनी थी। बाकी स्टैंस के बारे में अगर आपको गो थ्रू करना है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने बताया अकोमोडेटिव स्टैंस होता है, न्यूट्रल होता है, टाइटनिंग होता है। अकोमोडेटिव का मतलब है कि आगे जाके हो सकता है हम रेपो रेट में कम करें, ताकि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा बूस्ट आए। न्यूट्रल में देखा जाता है कि आगे जाके सिचुएशन जैसी होगी, उसके हिसाब से अगली बार सोचेंगे क्या करना है। टाइटनिंग में एक इंडिकेशन दे देते हैं कि हाँ, अभी थोड़ा ध्यान हमारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऊपर है, तो हो सकता है जब अगली बार आएँ तो मेबी रेट कट को बढ़ाएँ, ठीक है? सॉरी, रेट को बढ़ाया जाए, पॉलिसी रेट को। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है स्टैंस के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ न्यू स्टार्ट टीटी एक्सपायरेशन। देखो दरअसल में इसके पहले थोड़ा मैं आप बैकग्राउंड में जाता हूँ। ये न्यू स्टार्ट क्या है? न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये दरअसल में यूएसए और रशिया के बीच में साइन हुई थी 2010 में, ठीक है? देखो कोल्ड वॉर के समय से ही ना बात चली आ रही है कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा हमें ना न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास नहीं रखने। तो हुआ यही, 2010 में हमारे न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई। ये 2010 में थी, 10 साल के लिए वैलिड होनी थी, बट 2021 में जब खत्म हुई तो 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई। अब जाके ये फरवरी 2026 में खत्म हो चुकी है, ठीक है? अब आगे क्या करना है? आगे किसी को कुछ नहीं पता क्या होना है, क्योंकि आगे हम इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर रहे, ये एक्सपायर होगी अब, समझे? अब इसमें कुछ अच्छी बातें थी। अच्छी बातें क्या थी कि देखो यूएसए और रशिया को बोला गया था, मतलब उन्होंने आपस में डिसाइड किया था कि हम 1550 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड अपने पास नहीं रखेंगे। प्लस एट द सेम टाइम जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हैवी बॉम्बर्स हैं, इनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो लिमिटेड रखेंगे। प्लस एट द सेम टाइम हम एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करेंगे, हम म्यूचुअल इंस्पेक्शन करेंगे, ताकि थोड़ा भरोसा बने, क्योंकि अगर ऐसे हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स वेपन्स बनाते गए तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जानी है, राइट? अब ये ट्रीटी एक्सपायर कर गई है, अब पॉइंट आता है आगे क्या करना है?
किसी को कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि अब आप नोटिस करोगे अब जब एक्सपायर हो चुकी है तो अब न्यूक्लियर आर्म्स की एक रेस लग सकती है। हो सकता है ये दोनों पावर्स बहुत बड़े स्तर के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर दें। उससे कहीं न कहीं स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना? और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस तरह से एक लगाम लगनी चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। अब यहाँ पर ना यूएसए ने एक बात कही है कि भाई हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को, एक नई मॉडर्न न्यूक्लियर ट्रीटी लाइन चाहिए। और यूएसए ने बोला है कि भाई उसमें चाइना को भी इंक्लूड करो, क्योंकि चाइना जिस रफ्तार से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है, कहीं न कहीं हमें यहाँ पे चाइना को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। चाइना में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सीक्रेट लेवल के ऊपर न्यूक्लियर टेस्टिंग वो यहाँ पे कर रहा है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये बन रहा है कि अगर हम नई एक ट्रीटी बनाएँ, तो वहाँ पर आप चाइना को भी इंक्लूड करिए, ऐसा यहाँ पर यूएसए बात कर रहा है। फिलहाल के लिए न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है, वो यहाँ पे एक्सपायर कर चुकी है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आएँगे, दैट इज़ अर्बन हीट स्ट्रेस के बारे में या अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। देखो अर्बन हीट आइलैंड का मतलब पता क्या है? होता पता क्या है? मान लो जैसे ये वाला अर्बन एरिया है, यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होगा। अगर इसके आस-पास वाले एरियाज़ की बात करेंगे ना, तो आस-पास थोड़ा बहुत कहीं घास होगा, कहीं एग्रीकल्चर खेत होंगे, वहाँ पर टेम्परेचर सही रहेगा। पर यहाँ पर सर शहर के अंदर तो भाई बहुत तपती गर्मी आपको देखने को मिलेगी। उसका कारण यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल है, ठीक है? जो बिल्ट अप एरिया होता है ना, वो अपने यहाँ पे हीट को ज़्यादा रिटेन करता है। जहाँ पर थोड़ी घास है, थोड़े गार्डन है, वहाँ पर हीट वो रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, पर यहाँ पर क्या होगा, बिल्ट अप एरिया इस एरिया जो है वो हीट को ज़्यादा रिटेन करेगा। बाकी अगर हम बात करें एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या होती है, यहाँ पर क्योंकि पेड़-पौधे नहीं होते कोई ख़ास, पेड़-पौधे क्या करते हैं ना, इवेपोट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। उससे कहीं न कहीं नेचुरली कूलिंग आ जाती है। पर अगर मान लो पेड़-पौधे ही नहीं होंगे, तो कहाँ से फिर कूलिंग आ पाएगी? तो यहाँ पर यूके बेस्ड रिसर्च ने ये बोला है कि भारत की जो सिटीज़ हैं, वो लगभग आधे से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा वार्म करेंगी, और जो खासकर छोटे शहर है ना, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो 18 इंडियन स्टडीज़ सिटीज़ को स्टडी किया गया, वहाँ पे बताया गया कि बहुत तेज़ी से गर्मी हो रही है आपके आस-पास के रूरल एरियाज़ के मुकाबले, ठीक है ना? तो जैसे पटियाला जैसे शहर को भी बहुत बड़ा दिक्कत आएगी, जहाँ पर 2 डिग्री राइज़ होना था, वहाँ पे 4 डिग्री राइज़ होगा बिकॉज़ ऑफ अर्बन हीट आइलैंड जैसे इफ़ेक्ट। बाकी भारत की जो सिटीज़ हैं वो लगभग 45% ज़्यादा वार्म कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्थ सिस्टम मॉडल प्रोजेक्शंस। तो कहीं न कहीं बहुत ही कंसर्निंग ये बात एक तरह से बन जाती हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड इसी को बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अर्बन एरियाज़ का टेम्परेचर दिन के समय 1 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा और नाइट के समय 2 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है आस-पास के एरियाज़ के मुकाबले। उसका कारण यही है कि वेजिटेशन कवर ज़्यादा है, मतलब गाँव के अंदर ज़्यादा होता है, शहरों के अंदर काफ़ी कम होता है, और कंक्रीट वगैरह जब आपने बना दी, कोई यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बनाया, आपने वेजिटेशन कवर या आपने ग्रीन कवर नहीं बनाया, उससे दिक्कत आनी ही आनी है। इससे कहीं न कहीं लोगों की डेथ जल्दी होती है, लोग बीमारियों से यहाँ पे ग्रसित हो जाते हैं, एंड साथ ही साथ पानी की, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होगी, तो लोग एसी-वेसी बहुत बहुत सारे चलाएँगे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है उसके ऊपर। उससे शहरों में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये सारे कारण हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो स्टडी ने बोला भी है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रॉपर अर्बन क्लाइमेट प्लानिंग हम यहाँ पे करें, अपनी ऐसे शहर बनाएँ, हीट रेज़िलिएंट सिटीज़ बनाएँ, ताकि इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनको हम यहाँ पे कुछ हद तक ठीक कर पाएँ। आगे आएँगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है अग्नि-3 मिसाइल के बारे में। थोड़ा-सा हमें यहाँ पे अग्नि-3 मिसाइल को भी पढ़ना है, क्योंकि भारत ने सक्सेसफुली अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे चांदीपुर, उड़ीसा से यहाँ पे इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। अब आप लोग जानते होंगे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में खास बात पता क्या है, कि बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे रॉकेट से इस तरह से आपकी इनिशियली फायर की जाती है, ठीक है ना? और ये एक ट्रैजेक्टरी की तरह यहाँ पे मूव करती है, एक प्रोजेक्टाइल की तरह यहाँ पे आपको मूव होती हुई देखने को मिल जाती है। एक देखो होती है, आपको पता होगा, एक होती है आपकी जो क्रूज़ मिसाइल, और एक होती है आपकी यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से ये ऊपर जो है आपकी प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में होती है, क्रूज़ मिसाइल को आपको पावर यहाँ पे प्रॉपर देनी पड़ती है। अब होता पता क्या है बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर, बैलिस्टिक मिसाइल में आपके स्टार्टिंग में एक बूस्ट मिला, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एटमॉस्फेयर की ग्रेविटी के अंतर्गत मूव करते हुए जैसे वो एंटर करेगी, मतलब पहले वो बाहर जाएगी एटमॉस्फेयर से, फिर एटमॉस्फेयर में यहाँ पे एंटर करेगी, इस तरह से मूव करती है। क्रूज़ मिसाइल तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही होती है। तो दरअसल में जो अग्नि-3 मिसाइल है ना, ये अपने आप में बैलिस्टिक मिसाइल है, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये इंटरमीडिएट रेंज की है। इंटरमीडिएट रेंज क्यों? क्योंकि इसकी रेंज रफली 3000 किलोमीटर के आसपास की है, ठीक है ना? तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका बन जाता है,
क्योंकि भारत के लैंड बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट के तौर के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सामने वाले को एक तरह से ना हमें डेटर करना है। सामने वाला हमारे ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचे कि यार क्या इसके ऊपर अटैक करें भी या नहीं करें, क्योंकि सामने वाले के पास इतनी पावरफुल मिसाइल है। तो दरअसल में ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके ऊपर आप कन्वेंशनल वॉरहेड भी और न्यूक्लियर वॉरहेड भी इसके ऊपर माउंट किया जा सकता है। एंड इसमें आपका रोड मोबाइल लॉन्चर है जो कि इसको मतलब मदद करता है सर्वाइवेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। बाकी थोड़ा मैन्यूवर भी यहाँ पे इसको किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा इसकी जो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि भारत की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है लॉन्ग रेंज एडवर्सियल थ्रेट्स को डेटर करने के लिए, मतलब सामने से कोई आपका थ्रेट उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी इससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? देखो, मान लो हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया, ठीक है, हमारी क्या एबिलिटी है कि क्या हम उसको रिस्पॉन्स दे पाए या नहीं दे पाए, उसको बोलते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो अगर हमें पता है कि हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है तो कोई देश हमें यहाँ पे अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसी को बोलते हैं हम म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल। ठीक है ना? अगर आपने हमारे ऊपर कुछ भी करने की कोशिश करी तो बचोगे आप भी नहीं, कहने का मतलब सिंपल ये है। तो कहीं ना कहीं अग्नि 1 से अग्नि 5 जो मिसाइल है उनको सबको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो पूरा रेंज है, जैसे अग्नि थी 3000 किलोमीटर का है, ऐसे अलग अलग अग्नि मिसाइल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आपकी रेंज की आपको मिसाइल्स देखने को मिल जाती है। तो अभी इसकी फिलहाल सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, तो डेफिनेटली भारत की जो क्षमता है उसको यहाँ पे डेफिनेटली काफी ये बढ़ा रहा है। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है सोडियम आयन बैटरीज के रिगार्डिंग। देखो, आप लोगों ने ना लिथियम आयन बैटरीज के बारे में सुना होगा, हम अक्सर सुनते रहते हैं, पर सोडियम आयन बैटरीज के बारे में हम नहीं सुन पाते। दरअसल में सोडियम आयन बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज में कोई खास अंतर नहीं है, 2-3 अंतर है, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इधर देखो, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। आप सबको पता है इसके बारे में? यस। सोडियम आयन बैटरीज भी ना रिचार्जेबल होती हैं। बस फर्क पता क्या है, ये लिथियम आयंस का इस्तेमाल नहीं करती, ये सोडियम आयंस का इस्तेमाल करती हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप नोटिस करो 2 फेज होते हैं, एक होता है चार्जिंग वाला फेज, एक होता है आपका डिस्चार्जिंग वाला फेज। जब चार्जिंग वाला फेज होता है ना, तो कैथोड से एनोड की तरफ क्या मूवमेंट होता है? सोडियम आयंस का। और आपके चार्जिंग वाले फेज में क्या होता है? आपके इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब डिस्चार्ज वाला फेज होता है तो उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सोडियम आयंस जो हैं वो वापस आपके कैथोड के ऊपर आ जाते हैं। तो जिस तरह से आपका ये पूरा फेज चला ना, आपका चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, सोडियम आयंस का मूव करना, इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर बैटरी फैमिली। रॉकिंग चेयर बैटरी का मतलब यही है कि ये रिचार्जेबल है। आप इधर उधर मूव करते रहते हैं, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, अलग अलग फेजेस के अंदर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अंदर। तो देखो, लिथियम आयन बैटरी भी इसी तरह से रिचार्जेबल रॉकिंग चेयर बैटरीज ही होती हैं, और सोडियम आयन बैटरीज भी इस तरह से रिचार्जेबल रॉकिंग चेयर बैटरीज ही होती हैं। फर्क बस इतना है कि लिथियम आयंस नहीं होते इसमें, इसमें होते हैं आपके सोडियम आयंस। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान में रखना। तो पॉइंट आता है कि सर इसका कुछ फायदा नुकसान है? हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो इनमें अंतर देखो, लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम आयंस चार्ज कैरियर होते हैं और सोडियम आयन बैटरी में सोडियम आयंस होते हैं। अब लिथियम आयन बैटरी जो है वो बहुत मुश्किल से बनती हैं, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि लिथियम के ऊपर कंट्रोल है कुछ देशों का ही, है ना, उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। पर सोडियम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत बड़ी स्तर के ऊपर बहुत भारी मात्रा के अंदर है, अबंडेंट है, आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा लिथियम आयन में कॉपर एनोड की तरह काम करती है, एल्यूमिनियम आपका कैथोड के तौर के ऊपर, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, सोडियम आयन बैटरीज में दोनों इलेक्ट्रोड्स पे एल्यूमिनियम आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, ये तो चलो फायदे हैं, खासकर अबंडेंस वाला जो फायदा आपको सोडियम आयन बैटरी को देखने को मिलेगा। पर कुछ कंसर्न जो है ना आपका सोडियम आयन बैटरी के रिगार्डिंग वो ये है कि यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी कम होती है। लिथियम आयन बैटरीज की जो एनर्जी डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो लॉन्ग रेंज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद लिथियम आयन बैटरीज होंगी। पर अगर कोई वैसे स्टेशनरी यूज के लिए आपको चाहिए, जिसे एनर्जी स्टोर करने के लिए चाहिए, या फिर टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चाहिए जहां उतनी एनर्जी डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। घरों में, टेलीकॉम टावर्स में, इंडस्ट्रियल बैकअप के तौर के ऊपर वहां सोडियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। पर लंबे रेंज वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप सोडियम आयन बैटरी नहीं यूज कर पाओगे, वहां पे लिथियम आयन बैटरी ही काम करेगी। बाकी इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज में थोड़ा सा यू नो आग लग जाने का थोड़ा खतरा कई बार होता है। सोडियम आयन बैटरीज कंपैरेटिवली सेफर मानी जाती हैं। तो देखो, एप्लीकेशंस मैंने आपको समझा दी। लिमिटेशंस क्या है सोडियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी कम है, ठीक है, और इस वजह से हर जगह पे इसको इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है, और अभी काफी स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है। फायदा क्या है?
फ़ायदा यही है कि जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, इन सभी इंपोर्टेड क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सोडियम वगैरह जो है हमारे पास काफ़ी भारी मात्रा के अंदर है। और इसीलिए भारत सोच रहा है कि क्यों ना हम यहाँ पे सोडियम आयन बैटरीज की तरफ मूव करें, रेदर देन हम यहाँ पे लिथियम के ऊपर डिपेंडेंस अपनी यहाँ पे क्रिएट करें। दैट इज वाई सोडियम आयन बैटरीज आर इन द न्यूज दीस डेज। तो इसके बारे में ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों बात रही क्वेश्चन आंसर्स की, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप ट्राई करिएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन आपका इनबिट्स के रिगार्डिंग है, इसको भी आप ट्राई करके मुझे इसका कमेंट्स में आप आंसर बताइएगा। अब देखो सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था स्टार्स के बारे में। अब आप लोग जानते होंगे कि स्टार्स जो है उनको साइज के बेसिस के ऊपर, उनके मास और इस तरह की ब्राइटनेस वगैरह क्या है उनकी, उसके हिसाब से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। देखो स्टार्स में मेजरली आपके जाइंट होते हैं, जाइंट मतलब बहुत बड़े साइज के, और एक होते हैं आपके ड्वार्फ स्टार्स, ठीक है, ये आपके छोटे होते हैं। अब नोटिस करना यहाँ पे इनका अंतर देखना, जैसे मैंने आपको बताया ना नाम में ही है ड्वार्फ स्टार, ये छोटे होंगे, इनकी लाइट वगैरह काफ़ी कम होगी, ठीक है ना। अब होता पता क्या है, जो जाइंट स्टार्स होते हैं ये होते तो बड़े हैं, पर इनका जो लाइफ स्पैन है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, कम समय के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि जाइंट जो होते हैं ना ये काफ़ी तेज़ी से बर्न करते हैं। जब काफ़ी तेज़ी से इनका जो फ्यूल है काफ़ी तेज़ी से बर्न होगा इनकी एनर्जी और मास की वजह से, तो इनका लाइफ स्पैन छोटा होगा। ड्वार्फ स्टार का कंपैरेटिवली आपका जो लाइफ स्पैन है वो बड़ा होगा, क्योंकि जो फ्यूल है वो धीरे धीरे यहाँ के इस्तेमाल होगा। तो जो पहली बात ये कह रहा है ना जाइंट स्टार लंबे टाइम तक रहते हैं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि जॉइंट स्टार्स का ग्रेटर रेट होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस का, आंसर इज यस, ये बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो आपका ना थोड़ा अगर यहाँ पे आप प्रॉपर दिमाग लगाओगे तो आप ना इतना समझ पाओगे कि स्टेटमेंट वन और टू आपस में सेंस नहीं बना रही। एक तरफ कह रहा है जाइंट स्टार लंबे समय तक जीते हैं, एक तरफ कह रहा है कि जाइंट स्टार का न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा होता है। ये दोनों एक टाइम पे कैसे हो सकती है? देखो अगर न्यूक्लियर रिएक्शन अगर ज्यादा तेजी से होता तो कम समय के लिए जीते, और अगर न्यूक्लियर रिएक्शन कम रेट पे होता तो ज्यादा समय के लिए जीते। तो ये दोनों का आपस में विरोधाभास है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू का। दोनों में से एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो सकती है। अगर आपका इतना लॉजिक भी होता ना तो आप वन एंड टू तो वैसे ही, ए और बी तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते। अब आपको बस ये देखना था कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, एक गलत है। इतना पता लग चुका है कि एक सही है एक गलत है, तो हमने बस थोड़ा रिड्यूस कर लिया कि हाँ यार जो जाइंट स्टार होते हैं उनमें न्यूक्लियर एक्शन तेजी से होता है, इसीलिए वो कम समय के लिए यहाँ पे जीते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अब तो आप लोग ये कर लोगे आई थिंक, बैलिस्टिक मिसाइल वाला, है ना, अब तो ये मुश्किल नहीं रहेगा। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जैसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट। अरे नहीं भाई, यहाँ पर मैंने वही तो बताया, बैलिस्टिक मिसाइल स्टार्टिंग में ही सिर्फ आपका जो होता है ना वो रॉकेट पावर्ड होता है, उसके बाद इनकी इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के माध्यम से इसकी ट्रेजेक्टरी बन जाती है, ठीक है ना। क्रूज मिसाइल आपके जेट प्रोपेल्ड रहते हैं थ्रू आउट, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, कह रहा है अग्नि 5 जो है वो आपका मीडियम रेंज है, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीआरडीओ ने ये जो बनाया है ना ये आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है आपका, ये क्रूज मिसाइल नहीं है, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी रही बात ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस आपकी मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक आपको मिसाइल क्रूज मिसाइल आपको देखने को मिलती है, तो ये बात भी यहाँ पे गलत दी हुई है, तो दोनों दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू इज द राइट आंसर। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप बताइएगा। एंड जो सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था सिक्स शेड्यूल के बारे में, देखो उसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, नागालैंड स्टेट उसमें नहीं आता, तो पहला गलत हो जाएगा। ऑलिव रिडली टर्टल्स की बात करें तो यस, इसका यूसेज स्टेटस आपका वल्नरेबल ही है। और अरीवाडा की बात करें तो बिल्कुल ये मास नेस्टिंग जो बिहेवियर होता है ऑलिव रिडली टर्टल्स का, उसी को यहाँ पे दिखाता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।